हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो कि ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो सभी एग्ज़ाम जिसमें जनरल स्टडीज़ आता है, पूछा जाता है, लाइक यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एनी अदर स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल, एनटीपीसी, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक पूछा जा सकता है आपका। हम इस टॉपिक में अ, शुरुआत में तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वी विल स्टडी अबाउट लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर। और उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग जो डिफरेंट डिस्कंटिन्यूटीज़ होती हैं, लाइक लेमान डिस्कंटिन्यूटी, मोहो, गुटेनबर्ग, कॉनराड और रैपिटी, इन सब के बारे में पढ़ के इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। तो इस टॉपिक में आपका बहुत सारा टाइम नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं, तो अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो उससे आप आराम से कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। सपोज दैट ये अपना प्लानट अर्थ है। प्लानट अर्थ को हम लोग थोड़ी देर के लिए डाइसेक्ट करेंगे। ये सरफेस ऑफ द अर्थ है जहाँ पे ये आदमी खड़ा हुआ है, और ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। जो सबसे पहली जो लेयर है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, ये वाली। जो दूसरी लेयर है उसे हम कहते हैं मेंटल। और जो तीसरी लेयर है उसे हम कहते हैं कोर। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, CM C से, राइट। अब हम लोग क्रस्ट का थिकनेस देख लेते हैं कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट का कितना थिकनेस होता है। ओके। अगर हम लोग सरफेस ऑफ द अर्थ को ज़ीरो मानते हैं तो हम लोग जाएंगे अप टू 34 किलोमीटर्स। ये हमारी क्रस्ट की थिकनेस होती है। ये एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है। क्रस्ट की थिकनेस 40, 50, 60 तक भी जा सकती है, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में यही थिकनेस दे रखी है तो हम लोग यही याद करेंगे। फिर हमारा आता है मेंटल। मेंटल की जो थिकनेस है, इट इज़ अराउंड 2900 किलोमीटर्स फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, जहाँ पे ये आदमी खड़ा हुआ है। उसके बाद फिर आता है हमारा कोर। कोर की जो थिकनेस है वो है 6371 किलोमीटर्स फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द अर्थ। 6371 किलोमीटर्स। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 6 का आधा किया तो 3 हो गया, 6 में मैंने क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, जिससे ये 7 हो गया। तो ऐसे कोई भी आप लॉजिक लगा सकते हैं इस वैल्यू को याद करने के लिए। ये वैल्यूज़ अभी आगे काम आएंगी, इसीलिए अगर आप याद कर लेंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, कि कौन सी लेयर में हमें कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विथ क्रस्ट, कि क्रस्ट में हमें क्या क्या मिलता है। क्रस्ट क्रस्ट में आपको जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं Cr प्लस सीमा। ऑलराइट। SI का मतलब यहाँ पे है सिलिकन। सिलिकन से SI ले लिया। और अल का मतलब यहाँ पे है एल्यूमिनियम। ओके। सीमा में SI फिर से सिलिकन ही है, प्लस Ma मैग्नीशियम को डिनोट करता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम से Ma ले लिया।
फिर हमारा आता है मेंटल। मेंटल में देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं। मेंटल में हमारा पाया जाता है सीमा, वही सिलिकॉन और मैग्नीशियम। फिर हमारा आता है कोर। कोर में पाया जाता है नाइफ, है ना। नाइफ में Ni स्टैंड करता है फॉर निकल और Fe स्टैंड करता है फॉर आयरन। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हमने अभी तक जो बेसिक जो लेयर्स हैं उनको कवर कर लिया कि सबसे ऊपर जो है क्रस्ट होती है जिसकी थिकनेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ 0 से 34 किलोमीटर के आसपास है ना। 0 से 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, बट एक अप्रॉक्स आइडिया आप रखिएगा, ये स्टैंडर्ड बुक्स में दे रखा हुआ है। मेंटल की अगर बात करते हैं तो वो 0 से उसकी जो थिकनेस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इट इज़ अप टू 2900 किलोमीटर्स। और उसके बाद फिर अपना कोर है जिसकी थिकनेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है 6371 किलोमीटर्स। ओके, उसके बाद हमने ये देखा कि क्रस्ट में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो क्या पाया जाता है। तो क्रस्ट में हमारा पाया जाता है सियाल प्लस सीमा, और मेंटल में हमारा पाया जाता है सीमा, और कोर में पाया जाता है नाइफ। ओके, इसको याद करने का तरीका है CMC, आप याद कर सकते हैं, बट इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि C 2 बार है तो, है ना, कंफ्यूज मत करिएगा। जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। ओके, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी हम लोगों ने कर लिए क्या पाए जाते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं अबाउट एस्थेनोस्फेयर, मिजोस्फेयर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपने प्लानट अर्थ को थोड़ी देर के लिए डाइसेक्ट करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो पहली लेयर यहाँ पे जो अपनी आती है उसे हम कहते हैं लिथोस्फियर। लिथोस्फियर, राइट, ये क्या हो जाएगी अपनी लिथोस्फियर। लिथोस्फियर में जो लिथ है, लिथ का मतलब होता है रॉक, है ना, और स्फीयर का मतलब क्या हो गया, गोला। सो अब बॉल कह सकते हैं या फिर एक स्फीयर कह सकते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फियर कहते हैं। लिथोस्फियर की जो थिकनेस होती है, ये अगेन दिस इज योर सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। यहाँ पे एक आदमी खड़ा कर दिया हमने। तो ये 0 से लेकर कहाँ से इसका एक्सटेंशन होता है, कहाँ तक इसकी थिकनेस होती है लिथोस्फियर की, इट इज़, ये एक अप्रॉक्स आइडिया अगेन है ना, 100 से 200 किलोमीटर्स तक ये लिथोस्फियर अपना जाता है। क्योंकि लिथोस्फियर हमारा किस चीज़ का बना हुआ है, रॉक्स का बना हुआ है, तो इसका इसकी जो स्टेट है लिथोस्फियर की वो क्या होती है, वो होती है सॉलिड, है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड, लिथोस्फियर। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट की थिकनेस क्या होती है, 0 से 34 होती है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो लिथोस्फियर है, लिथोस्फियर की जो थिकनेस है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 0 से 100 से 200 किलोमीटर तक है। तो इसका मतलब लिथोस्फियर क्या क्या कवर करेगा, क्रस्ट को तो कवर करेगा ही करेगा, बट मेंटल का कुछ हिस्सा भी कवर करेगा, है ना। तो मतलब लिथोस्फियर अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें कवर करता है, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ यहाँ से ये बनता है कि लिथोस्फियर जो बेसिक लेयर्स हैं वो कौन कौन सी कवर करता है, या कौन सी लेयर्स को ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे अपना लिथोस्फियर हम देख सकते हैं कवर करता है, क्रस्ट को करता है, प्लस
सम पार्ट्स ऑफ अपर मेंटल, है ना, यूएम लिख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ अपर मेंटल, क्यों सम पार्ट्स ऑफ अपर मेंटल ही, क्यों पूरा अपर मेंटल क्यों नहीं? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्रस्ट है वो 34 किलोमीटर तक है, उसके बाद 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक अपना मेंटल है। तो हम लोग इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि बीच में आपका ये 700 किलोमीटर, 34 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक आपका आता है अपर मेंटल, सॉरी, अपर मेंटल। और उसके बाद 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक आपका रहता है लोअर मेंटल, है ना। अ, तो अभी हम लोगों ने लिथोस्फेयर में पढ़ा है कि लिथोस्फेयर की जो थिकनेस है वो होती है 0 से 100 से 200 किलोमीटर। इसका मतलब लिथोस्फेयर क्रस्ट को तो पूरा कवर करेगा ही करेगा, और बट उसके अलावा अपर मेंटल का कुछ हिस्सा भी कवर करेगा, है ना। अपर मेंटल पूरा कवर नहीं करेगा, क्योंकि पूरा जो अपर मेंटल है वो अप टू 700 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, तो पूरा नहीं कवर करेगा। बट हाँ, ये अपर मेंटल का कुछ हिस्सा तो ज़रूर कवर करेगा, ठीक है। लिथोस्फेयर के बाद अपनी कौन सी लेयर होती है? लिथोस्फेयर के बाद है अपनी एस्थेनोस्फीयर, है ना। एस्थेनोस का मतलब क्या होता है? एस्थेनोस, एस्थेनोस का मतलब होता है दुर्बल, है ना, हिंदी में बोलेंगे उसको दुर्बल। वैसे इंग्लिश में एस्थेनोस का मतलब होता है वीक, एक ऐसा स्फीयर जो कि क्या है, वीक है ना। तो एस्थेनोस का मतलब होता है वीक। अच्छा, एस्थेनोस में ऐसा क्यों है कि ये वीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एस्थेनोस्फीयर का जो एक्सटेंशन है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ये होगा आपका, एक मिनट, एस्थेनोस्फीयर स्टार्ट होता है 100 टू 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक, ओके। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एस्थेनोस्फीयर कहाँ लाई करता है? एस्थेनोस्फीयर लाई करता है इन अपर मेंटल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो आपसे लोकेशन पूछेंगे कि एस्थेनोस्फीयर क्रस्ट में लाई करता है, अपर मेंटल में लाई करता है, या फिर लोअर मेंटल में लाई करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसकी जो थिकनेस है एस्थेनोस्फीयर की, वो 100 टू 100 किलोमीटर से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, 700 किलोमीटर। तो इसका मतलब ही अपर मेंटल है, क्योंकि अपर मेंटल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि वो स्टार्ट होता है 34 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, है ना। तो कुछ हिस्सा तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का लिथोस्फीयर ले गया, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वो क्या है, वो एस्टेनोस्फीयर ले जाएगा। लेकिन ये अपर मेंटल ही है अभी तक, है ना। सो एस्टेनोस का मतलब हो गया वीक, एंड स्फीयर का मतलब स्फीयर, है ना, गोला। लिथोस्फीयर हो गया, एस्टेनोस्फीयर हो गया, उसके बाद अपना क्या आता है? उसके बाद आता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, इनकी जो स्टेट है, लिथोस्फीयर सॉलिड होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक। एस्टेनोस्फीयर वीक होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इट इज़ सेमी सॉलिड। अच्छा, ये सेमी सॉलिड क्यों होता है एस्टेनोस्फीयर? हाँ, ये भी लॉजिक आप समझ लीजिए। एस्टेनोस्फीयर में होते हैं, जो एस्टेनोस्फीयर होता है अपना, वहाँ पे होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से वहाँ पे इंटेंस हीट जनरेट होती है, इंटेंस प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से एस्टेनोस्फीयर में जो रॉक्स होते हैं वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने की वजह से वो सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाती हैं, या फिर जिसको हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट में आ जाती है। तो जिसकी वजह से यू विल सी कि कन्वेक्शनल करंट्स का प्रोडक्शन होता है। कन्वेक्शनल करंट्स हम लोग आगे थोड़ा सा ये टॉपिक पढ़ लेंगे। कन्वेक्शनल करंट ही वो करंट होते हैं जिसकी वजह से आपका लिथोस्फीयर मूव करता है, और कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर ओशन जो फ्लोर होती है उसका फॉर्मेशन होता है, मैग्मा का सिक्रीशन होता है। वो सारी चीज़ें एस्टेनोस्फीयर ही करता है ना, क्योंकि एस्टेनोस्फीयर में मोल्टन रॉक्स होती हैं, और उन मोल्टन रॉक्स को, जैसे ही मोल्टन रॉक्स कहीं उन्हें पैसेज मिलता है ऊपर निकलने का, तो वो इन द फॉर्म ऑफ लावा वो निकलती है। और वही जो लावा जब सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो ओशियन फ्लोर बना देता है, या फिर आपका कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है।
मीज़ोस्फीयर की बात करते हैं तो मीज़ोस्फीयर का एक्सटेंशन है 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका लोअर मेंटल में आता है ना। मीज़ोस्फीयर लोअर मेंटल में आएगा, ओके। और ये क्या होता है, इट इज इन सॉलिड स्टेट। मीज़ोस्फीयर क्या होता है, सॉलिड होता है ना। ठीक है। मीज़ोस्फीयर के बाद हम लोग पढ़ते हैं, मीज़ोस्फीयर के बाद आपका आता है आउटर बैरिस्फीयर, है ना, जिसको हम लोग आउटर कोर भी कहते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब स्फीयर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे आउटर बैरी स्फीयर, है ना। और आउटर बैरी स्फीयर के बाद अपना आता है इनर बैरी स्फीयर, है ना। अब इसका एक्सटेंशन देख लेते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। सो जो आपका आउटर बैरिस्फीयर है वो 2900 किलोमीटर से 5155 किलोमीटर तक जाता है, ओके। और जो इनर बैरिस्फीयर है वो 5155 किलोमीटर से, ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता ही है, 6371 किलोमीटर तक जाता है। ये आपका इनर बैरिस्फीयर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इनकी स्टेट्स देख लेते हैं कि स्टेट्स क्या होगी। यहाँ पे जो रॉक्स होंगी सॉलिड फॉर्म में होंगी या फिर सेमी सॉलिड में होंगी। तो आउटर बैरिस्फीयर आपका क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड, ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर से इनर बैरिस्फीयर आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड, उसमें सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। ये जो स्टेट्स हैं इनको हम लोग, इनको मैं आपको लॉजिक से याद कराने की कोशिश करता हूँ, राइट। सपोज डैट आपके पास एक बॉल है। इस बॉल को आप क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, है ना, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो उसमें दो फोर्सेस लगती हैं। एक तो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, दूसरी सेंट्रीपीटल फोर्स होती है। सो जो फोर्स चीज़ों को अवे फ्रॉम दी सेंटर करती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई। अम, अपना प्लैनेट अर्थ भी क्या है कि इट इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो जब चीज़ें रोटेट करती हैं तो क्या होगी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। तो जितनी भी गैसेस होती हैं जो प्लैनेट के अंदर पहले थी, गैसेस हो गई या फिर जो लिक्विड था, वो सब क्या होगा, बाहर एस्केप करने की कोशिश करेगा, है ना। तो जब बाहर एस्केप करने की कोशिश करेगा तो इसीलिए आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था शुरुआत में, जब अर्थ बना था इन द बिगिनिंग, तो वॉल्केनिज्म बहुत ज़्यादा देखा जाता था। तो वॉल्केनिज्म क्या था, वॉल्केनिज्म की वजह से ही गैसेस का एमिशन हुआ करता था, लावा निकलता था, है ना। और उसी से फिर आगे चल के एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो हम अगर ये सोचें कि प्लैनेट अर्थ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और तो जो गैसेस हैं, लिक्विड है, वो सब एस्केप कर गया होगा अधिकतर। तो हमारे पास क्या बचा होगा, रॉक्स। तो लिथोस्फीयर इसीलिए क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ओके। एस्टेनोस्फीयर का यहाँ पे लॉजिक थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनके इंटेंस टेम्परेचर की वजह से ये सेमी सॉलिड स्टेट में यहाँ के रॉक्स मेल्ट हो जाएंगे, ओके। उसके बाद फिर अपना मीज़ोस्फीयर है। मीज़ोस्फीयर फिर से आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक बॉल है, वो रोटेट कर रही है। तो अगर वो बॉल रोटेट कर रही है तो फिर जितना भी लिक्विड गैसेस होंगे वो बाहर एस्केप कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अ, आप यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में ही बचेगा, है ना। इसको आप मीज़ोस्फीयर आउटर बैरिस्फीयर को एक सेपरेट एंटिटी की तरह अगर आप देखेंगे तो फिर इसको याद करना आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर ये आपका हो गया, मीज़ोस्फीयर हो गया। उसके बाद फिर आपका आउटर बैरिस्फीयर, इनर बैरिस्फीयर, इसको भी एक सेपरेट एंटिटी की तरह देखिए। तो चीज़ें क्या होंगी, जो लिक्विड है वो सब बाहर एस्केप करने की कोशिश करेगा, इसीलिए आउटर बैरिस्फीयर आपका क्या है, लिक्विड स्टेट में है। और इनर बैरिस्फीयर जो भी सॉलिड चीज़ें हैं, जो रॉक्स हैं और वो सब चीज़ें क्या होंगी, अंदर बची होंगी, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। यहाँ पे इनर बैरिस्फीयर सॉलिड स्टेट में है, इसका एक और लॉजिक है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना। आउटर बैरिस्फीयर है, एस्टेनोस्फीयर है, मीज़ोस्फीयर है, क्रस्ट है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेट लगता है कोर पे। इसकी वजह से फिर से ये आपका जो मोल्टन रॉक्स हैं, हम कह सकते हैं, फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है ना, वो भी कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा।
अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिसकॉन्टिन्यूटीज। है ना। सो पहली जो ओके, पहले हम लोग जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो लिख लेते हैं, उसके बाद डिसकॉन्टिन्यूटीज पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आउटर क्रस्ट, ये हो गया आपका इनर क्रस्ट, ये हो गया आपका आउटर मेंटल, ये हो गया आपका इनर मेंटल, इसको हम आउटर बैरिस्फीयर भी लिख सकते हैं, और इसे हम इनर बैरिस्फीयर भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसे ये हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हम लोग इसे लिख लेते हैं आस्थेनोस्फीयर, क्योंकि क्वेश्चंस इसी के फॉर्म में आएंगे। आस्थेनोस्फीयर हो गया, उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, मीजोस्फीयर हो गया। ठीक है। तो पहली जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है, जो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में आती है यहाँ पर, है ना। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है उसे हम कहते हैं कॉनरैड, है ना। सी से क्रस्ट और सी से कॉनरैड, कॉनरैड डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट लिथोस्फियर, है ना। लिथोस्फियर का जो एक्सटेंशन है वो 0 से 34 तक होता है। सॉरी, जो क्रस्ट है, क्रस्ट का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक होता है, वो 0 से होता है अप टू 34 किलोमीटर्स। होता है कि नहीं होता है, 34। ओके। सो बट हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिथोस्फियर है वो कहाँ तक जाता है, वो जाता है 0 से आपका, वो जाता है अप टू 0 से, स्पेस की थोड़ी सी कमी हो गई है, ये मान सकते हैं, 0 से 100, 200 किलोमीटर, है ना, जो आपका लिथोस्फियर है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक हम लोग मान सकते हैं कि लिथोस्फियर टाइप का कुछ है। ठीक है। तो लिथोस्फियर, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि लिथोस्फियर में मैंने आपसे कहा था कि वो क्रस्ट कंटेन करता है प्लस अपर मेंटल का कुछ हिस्सा कंटेन करता है ना। तो इनर क्रस्ट के बाद जो एरिया स्टार्ट होगा वो अपर मेंटल ही होगा, है ना। अपर मेंटल का कुछ हिस्सा होगा, मतलब लिथोस्फियर आपका क्रस्ट को कंटेन करता है प्लस अपर मेंटल के कुछ हिस्से को कंटेन करता है। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा एस्थिनोस्फेयर, है ना। लिथोस्फेयर के बाद आता है एस्थिनोस्फेयर। तो मतलब यहाँ पे जो डिस्कॉन्टिन्यूटी आएगी, यहाँ पे इस एरिया में, एक मिनट, यहाँ पे किसके बीच में, लिथोस्फेयर के बीच में और एस्थिनोस्फेयर के बीच में, लिथोस्फेयर और एस्थिनोस्फेयर के बीच में, उसे मैं कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी कहूँगा, जस्ट वेट, उसे मैं कहूँगा मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, MOHO डिस्कॉन्टिन्यूटी। अभी मैं नीचे आपको एक साथ ही चीज़ें लिखवा दूंगा, अभी आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ओके। फिर अपना आता है एस्थिनोस्फेयर, लिथोस्फेयर हो गया, एस्थिनोस्फेयर हो गया। अब एस्थिनोस्फेयर और मीजोस्फेयर के जो बीच की डिस्कॉन्टिन्यूटी है उसको देखते हैं, ये वाली, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो एस्थिनोस्फेयर है और जो अपना मीजोस्फेयर है उसके जो बीच की डिस्कॉन्टिन्यूटी होगी
तो अब हम लोग डिस्कॉन्टिन्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक डिवीजन है वो कर लेते हैं कि लिथोस्फीयर होता है, उसके बाद एस्थेनोस्फीयर होता है, उसके बाद मीजोस्फीयर होता है, फिर आउटर बेरिस्फीयर होता है ना, आउटर आउटर बेरिस्फीयर होता है, फिर इनर बेरिस्फीयर होता है। अब देख लेते हैं कि किन के बीच में कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है। तो पहला अपना क्या है, लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर है ना। लिथोस्फीयर का एक्सटेंशन अगर आपको याद होगा तो वो होता है 0 से 100 किलोमीटर। मतलब लिथोस्फीयर में आपका क्रस्ट तो है ही है, प्लस अपर मेंटल का भी कुछ हिस्सा है ना। सो अपर मेंटल का कुछ हिस्सा है। और एस्थेनोस्फीयर तो पूरा अपर मेंटल में लाई करता ही करता है। मतलब बियॉन्ड 100 से अप टू 700 किलोमीटर आपका क्या लाई करता है, एस्थेनोस्फीयर लाई करता है, जो कि वीक होता है। ठीक है। तो पहली जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो है लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच में, जिसको हम लोग मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एस्थेनोस्फीयर है और आपका क्या है, मिजोस्फीयर है। मतलब हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि जो अपर मेंटल है एस्थेनोस्फीयर के कहाँ पे लाई करता है, अपर मेंटल में लाई करता है। और मिजोस्फीयर लोअर मेंटल में लाई करता है। मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल, है ना, या एस्थेनोस्फीयर या फिर मिजोस्फीयर के जो बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहते हैं रैपिटी। रैपेटी डिस्कॉन्टिन्यूटी मैं लिख भी देता हूँ। अपर मेंटल प्लस लोअर मेंटल के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है उसको हम रैपिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अपना स्टार्ट होता है, ये हो गई डिस्कॉन्टिन्यूटी एक, एक डिस्कॉन्टिन्यूटी ये हो गई। ठीक है। एक मिनट। फिर आपका मिजोस्फेयर है और आउटर बेरिस्फेयर है। इसके बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिजोस्फेयर मतलब लोअर मेंटल हो गया, आउटर बेरिस्फेयर मतलब आउटर कोर हो गया, है ना। तो इनके बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये डिस्कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जाती है, गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, है ना। ये किसके बीच में होगा आपका, ये आपका हो जाएगा लोअर मेंटल प्लस आउटर कोर, है ना। अभी हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो आउटर कोर होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है। फिर आउटर बेरिस्फेयर और इनर बेरिस्फेयर के बीच में भी कोई डिस्कॉन्टिन्यूटी होगी, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लेहमान डिस्कॉन्टिन्यूटी। लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के जो बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी है, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी है। फिर एस्थेनोस्फीयर और मिजोस्फीयर मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के जो बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी है उसको हम कहते हैं रैपिटी। ठीक है। फिर मिजोस्फीयर है और आउटर बेरिस्फीयर है, उसके बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो गुटेनबर्ग है। फिर आउटर बेरिस्फीयर और इनर बेरिस्फीयर की जो बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो कौन सी है, लेहमान डिस्कॉन्टिन्यूटी है। इसको आप जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा, है ना। एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, एक डिस्कॉन्टिन्यूटी बस बचती है हमारी यहाँ पे। ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ ना। क्रस्ट के दो हिस्से होते हैं, हम लोग को ऑलरेडी पता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, है ना। ये मान लेते हैं कि ये इतना है एक्सटेंशन, ओके, यहाँ से यहाँ तक बस। तो ये जो एक्सटेंशन है इसके बारे में हम लोग, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये होता है 0 से 34 किलोमीटर। मतलब अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रस्ट के बारे में, कि क्रस्ट को भी अगर मैं डिवाइड कर दूंगा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, तो इनके बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है ये, है ना, ये वाली, इस डिस्कॉन्टिन्यूटी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉनरैड, कॉनरैड डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को एंड करते हैं। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट आपका आप अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है उसको हम लोग कहते हैं कॉनरैड डिस्कॉन्टिन्यूटी, सी से याद कर सकते हैं। और जो क्रस्ट है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, 0 से 34 किलोमीटर के आसपास, है ना। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो क्रस्ट है वो तो ऑलरेडी किस में आता है, पूरा लिथोस्फीयर में आ जाता है, प्लस अपर मेंटल का भी कुछ हिस्सा, नॉट पूरा अपर मेंटल, कुछ हिस्सा
वो किस में आता है, लिथोस्फीयर में आता है। मतलब लिथोस्फीयर दो चीज़ें कंटेन करता है, पूरा क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का कुछ हिस्सा। ठीक है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, वो लिथोस्फीयर हो जाएगा। उसके नीचे अपना क्या आता है, एस्थिनोस्फीयर आता है, जो कि आपका 100 to 100 किलोमीटर से अप टू जाता है 700 किलोमीटर तक। तो मतलब लिथोस्फीयर और एस्थिनोस्फीयर के जो बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, है ना, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद फिर अपना आता है एस्थिनोस्फीयर, जो कि अपर मेंटल में पूरा लाई करता है, और उसके नीचे होता है अपना मेसोस्फीयर, जो कि लोअर मेंटल में लाई करता है। मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है, वो है आपकी रेपिटी, है ना, एस्थिनोस्फीयर और मेसोस्फीयर। ये एस्थिनोस्फीयर आपका अपर मेंटल हो गया और मेसोस्फीयर आपका लोअर मेंटल हो गया। तो ये रेपिटी डिस्कॉन्टिन्यूटी हो गई। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कॉन्टिन्यूटी है, ये वाली, है ना, इसको आपको याद करना है। मेसोस्फेयर और मेसोस्फेयर मतलब लोअर मेंटल, और आउटर बेरिस्फेयर मतलब आउटर कोर। इनके बीच की जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है, उस डिस्कॉन्टिन्यूटी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, है ना। उसके बाद फिर आपका आउटर कोर है और इनर कोर है, या फिर आउटर बेरी स्फीयर है और इनर बेरी स्फीयर है। उसके बीच की जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लेहमान डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रस्ट को भी अगर आप डिवाइड करते हैं, अब क्रस्ट ही बचा है आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट में, तो उसके बीच में आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट की जो बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी है, उसे हम कहते हैं कॉनरैड, है ना, क्रस्ट से सी और कॉनरैड से सी। ओके, सो ये टॉपिक हमारे यहीं पे फिनिश हो गया। तो हमने अपने टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को कंप्लीट कर लिया है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ने के लिए और जानने के लिए आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।